नमस्कार साथियों, सीधी जॉब एजुकेशन के पेड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की सेशन हमारी बाल विकास की ही है, जिसमें आज हम बात करेंगे पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक क्या होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर सीधे वीडियो पर आते हैं। पिछड़ा बालक, देखो पिछड़ा बालक क्या होता है। तो जो बालक शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात शैक्षणिक स्तर में पिछड़े हो, उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। देखो, ऐसे बालक जिसका शैक्षणिक स्तर अपने कक्षा के समान उम्र के बालकों के स्तर से कम होता है, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनका शैक्षिक स्तर अर्थात सीखने का जो स्तर है अपने हम उम्र साथी जो उसके ही कक्षा में पढ़ते हैं उससे कम होता है, उसी को पिछड़ा बालक कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए साथियों, यहाँ पर एक कक्षा में 15 बच्चे हैं। मान लीजिए कक्षा तीसरी में 15 बच्चे हैं। अब इस 15 बच्चे में 12 बच्चे अच्छे से सीख गए, 3 बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं। उनका स्तर जो है कक्षा 3 के बराबर है ही नहीं। तो ऐसे ही बालकों को पिछड़ा बालक कहेंगे, जो कक्षा स्तर से भी कम हो, वो नीचे हो। ठीक है। अब पिछड़ा बालक की बात आती है तो पिछड़े बालक 2 प्रकार से होते हैं। एक तो है सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। सामान्य और विशिष्ट 2 बालक 2 प्रकार के आते हैं पिछड़ा बालक में। सबसे पहले मैं बात करूं इनकी कारण की कि पिछड़ा बालक क्या होता है। ठीक है, इनके क्या कारण है पिछड़ा होने का, पिछड़ेपन का। अर्थात किसी भी बच्चे में जो पिछड़ापन आता है उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कम या निम्न बुद्धि। भाई ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि निम्न होती है, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो किसी चीज को धीरे समझ पाते हैं, तो ये भी एक प्रमुख वजह है उनके पिछड़ापन की। अर्थात उनकी बुद्धि अल्प होने की वजह से कक्षा के अन्य बच्चों के समान वह परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी जो बौद्धिक स्तर ही पिछड़ा हुआ है, निम्न बुद्धि स्तर का है। दूसरा बिंदु आता है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी पिछड़ेपन के कारण है साथियों। जैसे जिस उम्र में मान लीजिए बच्चे को बढ़ना चाहिए, उनका शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए, उस उम्र में किसी भी प्रकार की यदि शारीरिक समस्या आ जाती है तो बच्चे पिछड़ापन आ जाते हैं बच्चों में। इसी तरह से कोई यदि शारीरिक दोष होता है, कुछ दिव्यांगता यदि बच्चों में आती है, तो भी पिछड़ापन की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। पारिवारिक स्थिति यदि अच्छी नहीं होती, परिवार की आर्थिक स्थिति हो वो अगर अच्छी नहीं है, परिवार में वाद विवाद झगड़ा लड़ाई जैसी स्थिति बनी रहती है, तो इसका जो प्रभाव है सीधे किस पर पड़ता है साथियों, तो बच्चों पर पड़ता है। और इसके वजह से भी बच्चों में पिछड़ापन आ जाता है। स्कूल का वातावरण भी बहुत ही प्रभावशाली है। यदि स्कूल का सही वातावरण बच्चों को नहीं मिल पाता तो भी बच्चों में पिछड़ापन आ जाता है। संवेगात्मक स्थिरता की कमी अर्थात गुस्सा, भय जैसी संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति में भी पिछड़ापन बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से बच्चों में पिछड़ापन आ सकता है, पिछड़ापन के वजह बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पिछड़े बालक की क्या विशेषता होती है। अब इनकी विशेषता क्या क्या हो सकती है जो पिछड़े बालक हैं उनकी। तो जो बालक पिछड़े होते हैं साथियों, वो मंद गति से सीखता है।
अर्थात उनके जो सीखने की स्पीड है, उनके सीखने की जो गति है वो मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। अर्थात जो अन्य बच्चे जिस स्पीड में, जिस गति से सीखते हैं, तो इस स्पीड में जो पिछड़े बालक हैं वो नहीं सीख पाते, उनकी गति मंद हो जाती है या वो मंद गति से सीखते हैं। ये पिछड़े बालक की विशेषता है। वो अच्छे से समायोजित नहीं कर पाते, खुद को समायोजित नहीं कर पाते, ये भी इनकी विशेषता है। सूक्ष्म चिंतन अर्थात छोटी छोटी चीजों को लेकर वो चिंतन नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते, तर्क वितर्क नहीं कर पाते। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशंस की कमी होती है, एकाग्रता का अभाव होता है, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। मान लीजिए हम कक्षा में जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को यदि वो ध्यान से पढ़ेगा तभी समझेगा, लेकिन उसमें एकाग्रता की कमी अर्थात कॉन्सेंट्रेशंस की कमी की वजह से वह ध्यान नहीं दे पाता। ये भी पिछड़े बालक की विशेषता है। उनकी बौद्धिक स्तर भी कम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो भी अल्प होता है, कम होता है पिछड़े बालक की। तो ये सभी पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये जो पिछड़ापन है ना बच्चों में, उनको हम कैसे दूर करें, क्या हम प्रक्रिया अपनाएं, क्या रास्ता हम अपनाएं कि बच्चों में इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। देखो साथियों, जब को हम ये प्राइमरी स्टेज मतलब जो शुरुआत में जब हमको लगता है कि बच्चे उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो हम बोलते हैं, जो हम समझाते हैं, ठीक है, यदि बच्चा हम बोल रहे हैं कुछ, हम समझा रहे हैं, एक शिक्षक समझा रहे हैं, यदि उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करते हैं तब हमें बच्चों की कमियों का पता चलता है कि उनमें कौन सी डिसीज हो चुकी है, कौन से उसमें लक्षण आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की जांच, यदि सही समय में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हो जाती है तो उसको पिछड़ापन से बाहर निकाला जा सकता है। उचित खान पान जरूरी है भाई, पौष्टिक आहार और स्वस्थ वातावरण। देखो, उचित खान पान बेहद जरूरी है। उनको सही विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, सही पोषक तत्व यदि लोहा, आयरन जो भी है, सही पोषक तत्व यदि बच्चे को मिलता है तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और उनके लिए उनको स्वस्थ वातावरण भी मिलना जरूरी है, जहां अच्छे से वो वातावरण में रहकर खेल सके, दौड़ सके, अपने मित्रों के साथ खेल सके। तो ये भी जरूरी है पिछड़ापन को दूर करने के लिए। ऐसे बच्चे जो पिछड़ापन के शिकार हैं, जो पिछड़ापन में आते हैं, उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है। उनकी कमियों, उनके कमजोरियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए ताकि उस बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों के स्तर के बराबर में लाया जा सके। तो इसके लिए इंडिविजुअल जो है ध्यान देना होगा, व्यक्तिगत रूप से ऐसे बच्चों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में भी करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास भी कम होता है। तो ऐसे बच्चों को हम प्रेरित करें, वो अच्छे से करें किसी भी कार्य को। यदि बच्चा मान लीजिए पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम उसको प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिख करके आप भी क्या बनो, होशियार बनो, है ना। तो उनको सभी कार्यों में पढ़ने के लिए या कुछ भी कार्य बच्चा कर रहा है उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को हमको मारपीट के प्रोत्साहित नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बच्चों को आपको प्यार से हैंडल करना होता है साथियों, क्योंकि यदि बच्चों को प्यार मिलता है ना तो बच्चे आपके हो जाते हैं।
है ना। तो प्यार से यदि आप बच्चों को वश में कर लिए ना, तो यकीन मानिए बच्चा आपका है। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहो आप बच्चों को बना सकते हो। तो हमेशा बच्चों को प्यार से, अपनापन से जीतने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा बालक के बाद हमारा आता है विकलांग बालक। और आज इसका नाम विकलांग बालक नहीं बल्कि दिव्यांग बालक कहा जाता है, क्योंकि ये दिव्य अंग के मालिक हैं और शासन द्वारा इसका नाम दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो दिव्यांग बालक क्या है? तो वह स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को किसी आयु में उसके सामान्य व्यवहार या कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, अर्थात शरीर के किसी अंग की कार्य करने की क्षमता का कम होना या न होना ही दिव्यांगता है। जैसे हमारा शरीर एक सामान्य शरीर है जिसमें सभी अंग अच्छे से चलता है, अच्छे से संचालित होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में कोई अंग यदि या तो अच्छे से संचालित नहीं होता या वह अंग ही नहीं होता, तो उसी बालक को ही दिव्यांग बालक कहा जाता है। और जब कोई अंग अच्छे से चले ना या वो अंग हो ही ना, तो बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। वो सामान्य व्यवहार व्यतीत करने में उनको समस्या होती है। तो ये दिव्यांग बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अर्थात जब उनके किसी भी अंग का ना होना और यदि है तो बहुत ही कम वो कार्य कर पाना, वही दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। दिव्यांगता का क्या कारण हो सकता है, क्यों दिव्यांगता आती है, इसके पीछे क्या रीजन, क्या तर्क, क्या वजह हो सकता है? तो विकलांगता जिसे दिव्यांगता कहते हैं, तो दिव्यांगता के निम्न कारण है। सबसे पहले तो वंशानुक्रम। कुछ दिव्यांगता ऐसे होती है जो हमारे दादा परदादा से बच्चे को मिला होता है, जिसे हम आनुवांशिक या वंशानुक्रम का नाम देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो दिव्यांगता आती है वो वंशानुक्रम से होने वाली, यह भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चों में दिव्यांगता आ जाती है। बच्चों में अज्ञानता, देखो अभिभावकों में अज्ञानता की भी वजह से आती है दिव्यांगता। तो देखो अभिभावकों की जो अज्ञानता है ना, यह भी बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से बच्चों में विकलांगता आ जाता है। जब बच्चा शिशु के रूप में जन्म लेता है ना, उस दौरान बच्चे को सही खान पान नहीं मिल पाता। माता को गर्भस्थ में जब गर्भ में रहते हैं उस दौरान यदि सही खान पान नहीं मिल पाता। इसके अलावा यदि बच्चे को सही समय में टीका वगैरह नहीं लग पाता, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में दिव्यांगता आ जाती है। और ये कहीं न कहीं ये अभिभावकों की अज्ञानता ही, माता पिता की अज्ञानता ही की वजह से होता है। तीसरा आता है साथियों इसमें, और अगला बिंदु दुर्घटना। देखियो बच्चे को यदि किसी प्रकार से दुर्घटना की स्थिति आ जाती है तो भी दिव्यांगता आ जाता है। अर्थात बच्चे में जब कोई दुर्घटना होती है तो होता क्या है, दुर्घटना की शिकार होने से किसी अंग का विक्षिप्त हो जाता है, कोई अंग शरीर का विक्षिप्त हो जाता है और जिसके वजह से उसमें दिव्यांगता आ जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी कई सारी जैसे प्राकृतिक आपदा हो गया, तो ये प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से ऐसे बच्चों में क्या आ जाती है भाई, दिव्यांगता आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है, प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में दिव्यांगता देखने को मिलता है। अब इनके प्रकार पर हम बात करें कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है।
तो ये जो दिव्यांगता है ना साथियों, ये 4 प्रकार की होती है और इस 4 प्रकार को विकलांगता, जिसको सरकार द्वारा दिव्यांगता कहा गया है, इसके 4 प्रकार हम बोलते हैं ना, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं ना आरक्षित कैटेगरी, तो वो 4 प्रकार की कैटेगरी में बटा रहता है साथियों। इन्हीं 4 को अलग अलग परसेंटेज मिलता है, याद रखना इस बात को। आज इस वीडियो से आपकी वो प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि दिव्यांगता के लिए ज्यादा सीट है या क्या है। अगर कोई दिव्यांगता के साथी भी है ना, तो आप आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप जान लोगे कि 4 प्रकार की दिव्यांगता देखने को मिलती है और उनके अलग अलग परसेंटेज रहते हैं। सबसे पहली दिव्यांगता आती है चक्षु दिव्यांगता। चक्षु मतलब नयन, नेत्र, आंख होता है। जिसको आंख से देखने में समस्या है वो चक्षु दिव्यांग के अंदर आता है। श्रवण दिव्यांग, श्रवण मतलब सुनना और सुनने का कार्य कौन करता है, तो कान। तो जिसको सुनने में समस्या होती है वो श्रवण बालक या श्रवण दिव्यांग में आता है। वाणी दोष, जिसको बोलने में समस्या है उसको वाणी दोष की श्रेणी में रखा गया है। और अपाहिज या शारीरिक विकलांग, तो जिसको पैरों से, हाथों से या किसी अंगों से वो दिव्यांग हो, तो उसको शारीरिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिसको हम बोलते हैं ना, एक तो नेत्र बाधित, श्रवण बाधित, वाणी बाधित और शारीरिक दोष, ये 4 प्रकार की दिव्यांगता होती है जिसको शासन द्वारा दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है और इसको ही लाभ मिलता है आरक्षण का। ठीक है। अब ये जो चक्षु दिव्यांग है इसमें 2 प्रकार के आते हैं, पूर्ण और आंशिक। मैंने अभी कहा चक्षु मतलब नेत्र, नयन, आंख से जो दिव्यांगता हो, चक्षु। अब यहां पूर्ण मतलब जो पूरी तरीके से नहीं देख सकता, अर्थात जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है कह सकते हैं ना, जो बिल्कुल भी देख नहीं सकता, बिल्कुल भी देख नहीं सकता, जो ब्लाइंडनेस आ गई है जिसमें, वो चक्षु दिव्यांग में पूर्ण दिव्यांग की श्रेणी में आता है। और आंशिक दिव्यांगता, जिसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, कई साथियों को देखे होंगे एकदम ऐसे आंखी को गड़िया देते ना, पुस्तक में तब दिखा पाते, एकदम आंखी के तीर में ले जाते था। तो ये क्या है, आंशिक दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। तो ये तो दिव्यांगता के 2 प्रकार है साथियों। ठीक है, चक्षु दिव्यांगता के अंदर। और जो प्रमुख प्रकार 4 हैं, 4 प्रकार की दिव्यांगता शासन द्वारा कहा गया है और इन्हीं दिव्यांगता को आरक्षण का लाभ मिलता है अलग अलग परसेंट के हिसाब से। ठीक है, समस्या ना हो भाई। तो ये तो रहा दिव्यांगता क्या होता है, दिव्यांगता की प्रकार। अब हम बात करें मानसिक मंद बालक। ऐसे बालक जो एकदम मंद बुद्धि के हो, जिनकी बुद्धि बहुत धीमी है, ऐसे बालक मानसिक बालक है। तो आइए हम मानसिक मंद बालक की बात करें। तो ऐसे बालक जिसकी मानसिक योग्यता सामान्य योग्यता से कम होती है, अर्थात जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे बुद्धि की तुलना में बहुत कम होते हैं, उसी को मानसिक मंद बालक कहा जाता है। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ होती है, 80 से कम होती है। जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं साथियों, उनकी बुद्धि लब्धि 80 से कम होती है। ऐसे बालकों को मानसिक मंद बालक कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा मानसिक, जब मंद बालक की बात आती है तो 80 से कम। अब ये 80 से कम में भी कई प्रकार के मंद बुद्धि आएंगे। जैसे 70 से 80 के बीच है, अल्प बुद्धि होगा। 50 से 70 है, जितना नीचे गिरते जाएगा उनकी बौद्धिक स्तर और कम होती जाएंगी। तो 70 से 80 के बीच के बालक अल्प बुद्धि। 50 से 70 है तो मूर्ख बुद्धि। 25 से 50 है तो मूढ़ बुद्धि। और 25 से भी कम है तो जड़ बुद्धि। और ये जो जड़ बुद्धि बालक है ना, बिल्कुल ना तो कपड़ा पहन सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, अति मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आता है। तो ऐसे बच्चे के साथ क्या करते हैं, तो ऐसे बच्चे के साथ एक व्यक्ति की ही जरूरत होती है, हर काम वो करेगा इसका। पूरी तरीके से ये बच्चा दूसरे पर आश्रित हो जाता है, स्वयं अपने किसी भी कार्य को नहीं कर सकता।
एक छोटे से नवजात शिशु की तरह हो जाता है उनका दिमाग। ठीक है, तो ये है मानसिक मंद बालक। और मानसिक मंद बालक की विशेषताओं पर बात करें तो देखो, इसका विकास सामान्य बालकों से धीरे धीरे होता है। जो मानसिक रूप से मंद है अर्थात वो मानसिक धीरे धीरे सीखता है कोई भी चीज को, तो उनका जो विकास है बहुत धीमी होती है सामान्य बालकों की तुलना में। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से कम होती है, अभी हमने कहा। सीखने की क्षमता भी बहुत कम होती है, ये सीख ही नहीं पाते, आप कितना भी कोशिश कर लो ये बच्चे सीख नहीं पाते। तो ऐसे बालकों को स्पेशल प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ जाती है। तो जिनमें सीखने की क्षमता कम हो वो मंद बालक की श्रेणी में आते हैं, ये उनकी विशेषता है। इसके अलावा इसमें और विशेषता भी आता है, जैसे एकाग्र चित्त में कमी, एकाग्रता में कमी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते बच्चे। जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, इधर उधर करते रहते हैं, कक्षा से बाहर निकल जाते। उनको यहाँ तक कि नहीं पता साथियों कि मुझे कक्षा में अगर सर पढ़ा रहा है तो 1 घंटा या आधा घंटा मुझे कक्षा में बैठना है, ये भी उनको नहीं पता। आप पढ़ा रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, कक्षा से बच्चा बाहर निकल के खेल रहा है, वो आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति का उनको अंदाजा तक नहीं, वो घूम रहा है, अपने में मगन रहता है। इसकी स्मरण शक्ति भी दुर्बल होती है, ये बहुत कम याद रख पाते हैं, ये बच्चे तुरंत भूल जाते हैं। आप कुछ भी उनके बोलोगे ना, डांट के समझाओगे, वो 1 मिनट में इसको भूल जाएगा, क्योंकि इसकी स्मरण शक्ति ही तीव्र नहीं होती। इनमें नैतिकता का भी अभाव होता है, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे जो बालक हैं मंद बुद्धि के, उनको नैतिक का भी ज्ञान नहीं होता, नैतिकता का भी ज्ञान नहीं होता, सही गलत का भी अंदाजा इसको नहीं होता। तो इस प्रकार की जो विशेषता है मंद बुद्धि बालक में देखने को मिलती है। अब इसमें मंदता आती कैसे है, ऐसे बालक मंद बुद्धि क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है कि बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो वंशानुक्रम है साथियों, और ये सभी का जड़ भी है। बहुत सारे समस्याओं को वंशानुक्रम से ही हम जोड़ते हैं, पीढ़ी से ये उत्पन्न होता है। जिस घर के माता पिता मंद बुद्धि होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, कहते ना एकदम जो जुआ से सफा कुछ नहीं जानस, तो ठीक यदि माता पिता ऐसे हैं तो उनके बच्चों में भी इस तरह के क्वालिटीज जो है देखने को मिलती है। गर्भावस्था में माँ का यदि स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, जिस उम्र में माँ गर्भ धारण किया हुआ है उस उम्र में यदि उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर, जो गर्भस्थ शिशु है, जो पेट के अंदर पलने वाला जो शिशु है, उस पर इसका जो प्रभाव पड़ता है। और बच्चा भी, गर्भस्थ शिशु भी मानसिक मंद हो जाता है। संवेग पर नियंत्रण यदि नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में भी मंदता आ जाती है। ये मानसिक मंदता के कारण है। अब ऐसे बच्चों के लिए, अर्थात जो बच्चे मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था शासन स्तर से की जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने बोलने की शिक्षा अलग से दी जाती है। जैसे बच्चे सही तरीके से पढ़ पाए, बोल पाए, लिख पाए, इनकी अलग से प्रशिक्षण मिलता है। आचरण इन लोग का अच्छा नहीं होता तो आचरण सुधर जाए, बातचीत करने के तरीके आ जाए, इसके लिए भी अलग से शिक्षा दी जाती है। शारीरिक शिक्षा भी इनको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा खान पान पर भी इनका विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता और भोजन संबंधी शिक्षा भी ऐसे बच्चों को दी जाती है, ताकि ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर भी ऊपर उठ सके और सामान्य बालकों के स्तर के बराबर ये पहुंच सके। तो शासन स्तर पर भी इनके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो रहा साथियों मंद बुद्धि बालक। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला बिंदु आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। देखो, विशिष्ट आवश्यकता, तो ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है उसको ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। इस सेशन को हम कल रखेंगे साथियों, क्योंकि आज टॉपिक बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो कल के सेशन में आपसे चर्चा होगी
इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।